नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तेरी आवाज ने बरसों से मखमूर रखा है, मुद्दतों कानों से किया है शगले मैं कशी मैंने। या यूं कहूँ कि गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं सब कुछ, जिगर का खूं चाहिए असर के लिए। अपनी खुशकिस्मती पर रश्क हो चला है आज मुझे, क्योंकि गजल गायकी का एक रोशन और ताबिंदा सितारा है आज हमारा मेहमान, जिनकी मखमली आवाज सुनने वालों को सेहरज़दा कर जाती है। शख्सियत में आज है हमारे साथ मशहूर मारूफ गजल गायक तलत अजीज। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, आपसे जो वफा। रेशमी आवाज, मखमली अंदाज, गजल की दुनिया का एक अनमोल सितारा तलत अजीज। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे हैदराबाद में 11 नवंबर 1956 को अब्दुल अजीम खान और साजिदा आबिद के यहाँ इस सितारे ने अपनी आंखें खोली। वालिदैन को मौसीकी से बेपनाह लगाव रहा और घर में हफ्ते के आखिर में महफिलें होती थीं। इन्हीं महफिलों से मौसीकी का जो सफर शुरू हुआ वो आज तक रवा दवा है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। किराना घराने के उस्ताद फैयाज अहमद खान साहब के गंडाबंद शागिर्द बने और फिर मेहंदी हसन साहिब के भी शागिर्द बने। वो शागिर्द है, उनमें खूबी ये है कि अल्लाह की मेहरबानी है कि आवाज क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी। मैं खुश हुआ उनको सुनकर। कहते हैं फनकार ऊपर वाले का तोहफा है, अगर उसे सही राह मिल जाए तो क्या कहनी। ऐसा ही हुआ तलत अजीज के साथ। उन्हें मिले जगजीत सिंह जी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जगजीत सिंह ने उनकी कंपोज की हुई गजलें गाईं। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि तलत अजीज ही है अपना। सबसे पहले मैंने उसका रिकॉर्ड किया था। गाना इज गुड, इट्स रिटन वेरी वेल बाय निदा जी एंड ही हैज मेड अ गुड ट्यून। अपने संगीतमय सफर में तलत अजीज ने एक से बढ़कर एक गजलें और एल्बम्स पेश की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। तलत अजीज को सानिध्य मिला संगीत जगत की आला हस्तियों का। इनकी आवाज बहुत अच्छी है और जरूर इनका नाम होगा, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनके साथ बाजार में प्रवेश भी गाया था। आपने इतना अच्छा उमरा जान में गाना गाया था कि मैं भूल नहीं सकती। आपकी आवाज की खास बात यह है कि आपकी आवाज बहुत एक शरीफ आवाज है। म्यूजिक कंपोजर की हैसियत से आपका नाम भी जग जाहिर है। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तलत अजीज एक अच्छे अदाकार भी हैं। यही वजह रही कि उन्होंने फिल्मों के साथ साथ सीरियल्स में भी काम किया। तुम्हारे चेहरे से ऐसा ही लग रहा है। आज की तारीख में भी तलत अजीज संगीत में नित नए प्रयोगों के हिमायती है और गजल गायकी को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म भी रखते हैं। शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। बहुत बहुत खुश आमदीद तलत साहब। शुक्रिया, नवाजिश। आपके बचपन ही से हम शुरुआत करना चाहेंगे जी। और चूंकि आपको बहुत साल हो गए गजल गायकी से जुड़े हुए,
तो यकीनन रियाज बचपन में आपने बहुत किया होगा और किराना घराने से आपका ताल्लुक़ होता है। किस तरह का बचपन आपका गुजरा? समीना जी, मेरा बचपन बिल्कुल नॉर्मल बचपन था। मेरे वालिदैन बहुत शौकीन थे। मेरी वालदा अफसाना निगार, मतलब शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, तो एक अदबी माहौल था घर में। तो हमारे घर पर हर वीकेंड पर एक महफिल मुनक्किद जमा होती थी। महफिल ऐसी, वो जमाने की बात कर रहा हूँ, हम 60s में। तो जब मैं छोटा था तो ये महफिलें घर में होती थी और अच्छे अच्छे गायक, सिंगर, शायर जमा होते थे और इसी माहौल से शायद एक थोड़ा सा शऊर पैदा हुआ सुनने का, और फिर एक शौक पैदा हुआ। फिर किसी ने पता लगाया कि मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जब ये शौक देखा मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने कहा कि मुझे एक वाकया याद है। उस जमाने में HMV ने एक ग्रामोफोन प्लेयर रिलीज किया था। एक दिन आए और वो बोले देखो मैं क्या लाया हूँ, तो ग्रामोफोन प्लेयर था। उसमें उन्होंने 78 RPM रिकॉर्ड मन्ना दा का वो पूछो ना कैसे जो है ना मशहूर सुनाया। बोले बेटा देखो, अगर जिस दिन तुम ऐसा गाओगे तो मैं तुम्हें मानूंगा। तो एक काम करते हैं, स्कूलिंग वगैरह तुम्हारी जारी रहेगी, एक उस्ताद को हम रखते हैं जो आपके स्पेयर टाइम में आएंगे और आप थोड़ा मौसीकी की भी तालीम साथ साथ में कर लो। जब शौक है तो अच्छी बात है। ये नहीं कि कोई प्रोफेशनल बनना था, कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था जब। तो फिर समद खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो किराना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो हैदराबाद में ही थे और वो आया करते थे सुभान खान साहब तबले पर। और वो मुझे एक बेसिक तालीम, क्लासिकल मौसीकी बेसिक, मुझे याद है सबसे पहली बंदिश उन्होंने मुझे सिखाई थी गुजरी तोड़ी में, अब मोरी नैया पार करोगे। लेकिन साथ साथ स्कूल, पढ़ाई, दोस्तों के साथ आना जाना, तो ऐसा नहीं था कि 24 घंटे मैं सिर्फ मौसीकी में लगा रहता। क्रिकेट भी खेलता था, मैं क्रिकेटर था। हाई स्कूल तक मैं जब आया तो अच्छा खासा क्रिकेटर बन चुका था। तो वो जो तालीम या जो भी एक बेसिक, और फिर ये महफिलें और फिर अच्छे अच्छे फनकारों को सुनना, अच्छे शायरों को सुनना, हालांकि जब छोटे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आती है, जब भी मैं सुनता था तो मुझे एक अच्छी सी एक फीलिंग आती थी अंदर, अच्छा लगता था मुझे, दिल जुड़ता था, रूह हाँ, रूहानियत एक महसूस होती थी। मेहदी हसन साहब से आपकी काफ़ी वाबस्तगी रही और इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट आपके चेहरे पर इस वक्त आई है उनका नाम सुनते ही। उनसे जुड़ी हुई बातें कुछ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जी। मेहदी हसन साहब को मैंने सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग सुनी, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स, जब वो इंडिया आए नहीं थे। 70s की बात है, अर्ली 70। सुनता था, अजीब एक माहौल, क्या, मैंने कहा ये क्या गायकी है, कमाल गायकी है। तो ये शौक हुआ। मैं तस्वीरें देखी मैंने उनकी, कुछ मुलाकात तो हुई नहीं कभी। 77 में जब मैं कनाडा गया था तो वहां पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर आपको उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया? नहीं, सबसे पहले मुझे आपको बताता हूँ वाकया कि मैं काफ़ी यंग था जब हमारे एक वालिद साहब के पहचान वाले थे, अजीम भाई उनका नाम था। मेरे वालिद साहब का भी नाम अजीम खान। इत्तेफाक से मेहदी हसन साहब के वालिद का नाम भी अजीम खान। अरे वाह, ये कोइंसिडेंस है। तो उन्होंने कहा कि चलो शाम में चलो मेरे साथ। मैंने कहाँ चले? बोले चलो बस पूछो मत। गाड़ी में बिठाया, टोरंटो की बात कर रहा हूँ मैं, कनाडा गए किसी के घर पे। बाद में वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए और मुझसे बुजुर्ग हैं, सलीम भाई, हैदराबाद में। तो वहाँ बेसमेंट, उस जमाने में बेसमेंट एक ड्राइंग रूम जैसा हो जाता था, फर्निश्ड बेसमेंट। वहाँ गया तो एक साहब बैठे हैं वहाँ पर, 2-3 आदमी, और मुझे याद है वो साइड में बैठे थे और पानदान होता है ना, पानदान, सरोते से वो सुपारी ऐसे काट रहे थे। और हमारी जो होस्ट है उनकी वालदा हैदराबाद की। तो मैंने देखा है, कहाँ देखा हूँ इनको। और जब वो ऐसे मुड़ के देखे तो देखे ये तो मेहदी हसन है। अरे मैं तो बिल्कुल कोने में बैठ गया। तो देखे मुझे और अपना फिर वो सरोता। 5 मिनट के बाद वो अजीम साहब ने कहा कि खान साहब ये हमारा बच्चा हैदराबाद से है, तलत, ये अच्छा गाता है, तो तलत को सुनाऊंगा खान साहब को। मैं बोला नहीं, क्या बात कर रहे हो, इनको क्या सुनाऊं मैं। तो उन्होंने कहा हाँ सुनाऊं। मैं थोड़ा सा क्या सुनाऊं इस आदमी को। एनीवे, पीरबख्श साहब उनके साथ जो तबला बजाते थे, उन्होंने कहा बेटा हाँ ज़रूर, चलो मैं तुम्हारे साथ तबला बजाता हूँ। बड़ा बन था तो हारमोनियम लाया गया। मैं जो भी सुनाया सुना उन्होंने, कुछ नहीं कहा। और बात ख़त्म हो गई। फिर हम चले गए।
दूसरे दिन एक प्राइवेट महफिल थी उनकी, जहाँ मैं सामने बैठा था। पहली बार मैं उनको आमने सामने सुन रहा था और अजीब सा माहौल था, कमाल। उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलाया जब ब्रेक हुआ, कहने लगे देखो बेटा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हारे में वो रूह है, अब इसको तराशना है, और तराशने के लिए तुम्हें एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है। और जब तुम मुझे इतना फॉलो करते हो, जो मुझे इतना पसंद करते हो, तो तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। तो मैंने कहा ठीक है खान साहब, जैसे आप कहें। तो बोले मैं इंडिया आने वाला हूँ, 78 की बात कर रहा हूँ, 77 में ये बात हुई, अगले साल मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो 78 में जब आए तो शायद लोगों को याद नहीं होगा, इतना बड़ा हंगामा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे तस्वीर आई कि मेहदी हसन साहब हवाई जहाज से उतरे हैं, बड़ा शोर था। बम्बई में तो हंगामा हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री से लेके हॉल फुल, मेहदी हसन का क्रेज था, खान साहब खान साहब खान साहब। मैंने कहा आप कहाँ याद करेंगे, तो याद किया, उन्होंने फ़ोन करवाया। क्या बात है। तो मैं गया, अंदर ले गए, बोले क्यों, मैं तुम्हारे शहर आया हूँ, तुम्हें तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि आगे मिले मुझसे। तो मैंने कहा खान साहब सॉरी, बोले नहीं। तो मेरी साहब ने कहा कि गंडा माँ। तो मैंने कहा खान साहब लेकिन वो फैयाज अहमद खान साहब ने तो गांडा बांध दिया मुझे, गंडा। तो बोले कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि 1986 में मेरी एल्बम भी रिलीज़ की, उसकी तस्वीरें हैं, और फिर साथ में हमने 2-2.5 महीने का कॉन्सर्ट टूर किया अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। शेयर किया आपने एक तरह जी, पहले मैं गाता था, फिर खान साहब को ले आता था, और ऐसा कॉन्सर्ट टूर हुआ नहीं उनका। फिर आपके कुछ अपने हैं, कुछ आपके जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफर को लेकर, आपको दिखाते हैं, आइए उनका क्या कहना रहा। हेलो टू ऑल व्यूअर्स एंड स्पेशली तलत अजीज साहब के लिए, बहुत बड़े फनकार हैं। मैंने उनकी गज़लें कई बार सुनी हैं, और सबसे अच्छे 2 गज़ल उनकी फिल्मों में भी है, उमराव जान और बाज़ार में। और मैंने देखा कि अजीज़ साहब बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैंने उनके कोई बाहर के प्रोग्राम भी देखे। हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हज़ारों साल तक गाते रहें, गज़लें बनाते रहें, सुनाते रहें, और लोगों को खुशी के मौके देते रहें। सो ऑल द बेस्ट टू अजीज़ साहब। हेलो तलत भाई, इट्स गुड टू सी यू अगेन। जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो समहाउ कुछ मिक्सअप हुआ, होटल की मेरी बुकिंग नहीं हो पाई, तो मैंने वहाँ से आपको कॉल किया। तो आपका सबसे पहला रिस्पांस था, अरे वहाँ क्या कर रहे हो, आप पहले घर आओ, उसके बाद बात करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। सो यू नो लाइक वो चीज़ ऐसी थी जो एक टच करती है इंसान को। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, और वही सच्चाई उनके गाने में, उनके मिजाज में हर तरफ झलकती है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तलत भाई ऑन हिज सक्सेस एंड विश हिम ऑल द बेस्ट इन लाइफ फॉरएवर। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? ये बड़े इनका प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर फनकार जिंदा और रहता है अपने दोस्त अहबाब, अपने सुनने वाले, अपने फैंस, उनके ज़रिए ही। नहीं तो फनकार है क्या, अपने आप अपने लिए गा लें तो फिर ठीक है, फिर वो मजजूब बन जाएगा, फिर तो फिर पहाड़ियों में जाके गाएगा, वो ज़रूरी, वो अलग बात है। लेकिन जब जब आपके फैंस आपको चाहते हैं, वो हर चीज़ याद रखते हैं, तो सबसे बड़ी दाद मेरे ख्याल से, और यही फनकार को जिंदा रखती है। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं तलत अजीज। तलत साहब, चूँकि आज के दौर में बहुत तरह का संगीत है, चाहे आप उसको वेस्टर्न से जोड़ लीजिए, चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय से जोड़ लीजिए, या लाइट क्लासिकल से जोड़ लीजिए। ऐसे में अगर सिर्फ हम गज़ल की बात करते हैं तो आज गज़ल के चाहने वाले और उनके जो दिलदादा हैं, उनकी पैमाइश पर खरा उतरना कितना बड़ा एक काम हो गया है। आज भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं कॉन्सर्ट करता हूँ, हालांकि इतने साल हो गए, 33 साल हो गए। मुंबई में एक बंदिश फेस्टिवल होता है हर साल, NCPA करता है ये। तो पहली बार यूजुअली वो क्लासिकल होता है सिर्फ, लेकिन पहली बार उन्होंने गज़ल को भी इंक्लूड किया।
और गजल में भी उन्होंने क्या बंदिश रखी कि सिर्फ गालिब और फैज। अरे वाह। तो सिर्फ गालिब और फैज मुझे गाना था। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या एनसीपी टाटा थिएटर में कितने लोग आएंगे पता नहीं। यकीन कीजिए हॉल भर गया था और 2.5 घंटा पूरा कॉन्सर्ट नॉन स्टॉप चला और एक आदमी भी नहीं उठा। हालांकि कुछ गजलियात देखिए, फैज और गालिब आज के दौर में, गालिब तो वैसे भी मशहूर है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो अगर हम समझा दें तो कुछ लोग समझ के और उसका मजा लुत्फ उठा सकते हैं। बड़ा मजा आता है। उसके लिए तैयारी बड़ी करनी पड़ी मुझे। तो गालिब का कुछ याद आता हो? जुस्तजू है बस जो तेरी जुस्तजू न हो, दिल संगो खिश्त है जो तेरी आरज़ू न हो, गालिब नमाज इश्क की मकबूलियत मुहा, जब तक के अपने खून जिगर से हुजूर हो, दिल संगो खिश्त है जो तेरी आरज़ू हो, जुस्तजू है बस। बहुत ही खूबसूरत। जगजीत सिंह साहब और गुलाम अली साहब से भी आपके बड़े अच्छे मरासिल रहे, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें और खासतौर पर आपके एल्बम का भी हम जिक्र चाहेंगे इसमें। जगजीत सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई जब ये हैदराबाद आए थे 1975 में। मैं गया था मिलने उनसे, मेरे वालिद साहब के साथ, और बड़े मिलनसार और बहुत हसास आदमी थे। बोले कि हाँ आ जाओ तुम भी गा दो मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं कल आप आइए, मैं आपको कल सुनाऊंगा। घर पे दावत में हमने रखी खाने की, तो वो आए। जब मैं नया नया शुरू हुआ था तो मैं मेहदी हसन साहब की गजल सुनाता हूँ, ठीक है। तो बैठ गए हम लोग। तो एक घर का एक माइक्रोफोन था छोटा सा, तो सडनली एहसास हुआ कि माइक्रोफोन तो है छोटा सा उस जमाने का, लेकिन उसको रखेंगे कहाँ। तो जगजी साहब ने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, मैं माइक्रोफोन पकड़ लेता हूँ। अरे वाह, बोला ठीक है। अब मैं बैठ गया और माइक्रोफोन मेरे साथ बैठ गए और माइक्रोफोन पकड़ गए बेचारे, और मैं गा रहा हूँ। और मैं अपने यहाँ गाने गा रहा हूँ, भूल ही गया। मेरी सडनली मेरी आंख खुली तो देखा वालदा वहां से इशारा करी, क्या कर रहे हो, बस हो गया, कितना सुना। अरे मैंने कहा माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं और गा नहीं बस। बोले बम्बई आना तो मिलना। फिर बम्बई में आया, मुलाकात हुई, साथ घूमे फिरे काफी। और जब मेरा पहला एल्बम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो सबसे पहला फोन मैंने जगजी साहब को फोन किया। मैंने कहा कि अब आपका एल्बम निकल चुका है, आप सीनियर है मेरे से, रिकॉर्डिंग आप जानते हैं, मेरी पहली रिकॉर्डिंग है, तो आप कंपोज कर लीजिए प्लीज, अच्छा रहेगा। तो बोले कहाँ बैठे हैं? तो मैंने कहा इनकी ऑफिस में बैठा हूँ। तो बोले आ जाओ। तो गया मैं। पहली बार उन्होंने किसी और के लिए कंपोज किया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, 79। तो वो एक गजल थी कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, सही शेरी साहब की, जो मैं गाया करता था, हैदराबाद के थे। तो मैंने कहा एक मेरी ख्वाहिश है कि ये गजल जरूर हम रखें। तो वो मैं अलग धुन में गाता था। मैंने बोले सुनाओ, मैंने सुनाया। बोले अच्छा ठीक है, इसको मैं अपनी धुन में बनाता हूँ। बोला ठीक है, लेकिन गजल जरूर रहे। वो गजल कंपोज की गई और 7-8 गजलियात। पहला एल्बम मेरा रिलीज हुआ। उसमें उस जमाने में कोई पब्लिसिटी नहीं होती थी, एक लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बन गया, वो रिकॉर्ड स्टोर में लग गया और बस इत्तेफाक से चल गया। आज भी लोग को याद। फिर खयाम साहब से भी आपका जुड़ना हुआ। 78 में जब मैं बम्बई शिफ्ट हुआ, स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरी एक प्राइवेट महफिल हुई बम्बई में किसी के घर पे। तो वहाँ खयाम साहब, मिसेस खयाम, मिसेस मदन मोहन और सोरैया जी थी वहाँ पर। अरे वाह जी। तो मैं गा रहा था, तो खयाम साहब ने बड़ी दाद दी। बोले बेटा बहुत अच्छा गाते हो, अच्छी आवाज़ है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर तुम्हें फिल्म में ब्रेक दूंगा जब भी मौका मिलेगा। ठीक है खयाम साहब, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। भूल गया मैं। 78, 79, 80, 1981 में उनका फ़ोन आया कि एक अच्छा मौका मिल गया, आओ तुम रिहर्सल के लिए।
गया मैं उनके घर, तो ख़याम साहब बहुत रिहर्सल करवाते हैं, 15-20 दिन रिहर्सल करवाया एक गज़ल का, उमराव जान जो गाई थी मैंने। तो वो फिल्म में जब ये उमराव जान जब बन रही थी मुज़फ़्फ़र अली साहब की, तो ओरिजिनल सारी आशा जी की गज़लें थी, क्योंकि उसमें स्कोप ही नहीं था। फिर ख़याम साहब ने ये गज़ल रखवाई और मुझे बाद में फिल्माई गई। हाँ, फारूक शेख साहब पर फिल्माई गई जिंदगी जब भी तेरी। वो आज मतलब तकिया कलाम बन गया है, जहाँ पर भी जाता हूँ उसके बगैर। हम भी चाहेंगे एक ही लाइन सुनाने, लेकिन सुनाने। जिंदगी जब भी तेरी बाज़ लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। के बाद बाजार आई, फिर वो फिर चिड़ी रात बात फूलों की जो लता जी के साथ मैंने लाइव गाया, वो भी एक बड़ा लैंडमार्क है मेरे लिए। लता जी खड़ी हैं सामने, मैं इनके साथ खड़ा हूँ एक ही रिकॉर्डिंग बूथ में। उस जमाने में तो साथ में करते थे ना, बड़ा इम्तिहान का मौका था, लेकिन वो भी अल्लाह के फजल करम से मकबूल हुई और उनका बड़ापन है, सबका शुक्र अदा करता हूँ। फिर डैडी तो बाहर 1989 में आई, लेकिन वो बहुत पसंद किया गया। उसमें जो महेश भट्ट साहब मेरे बड़े फैन थे और हैं अभी भी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, हम एक फिल्म भी कर रहे थे, तो बोले भाई ये फिल्म बन रही है, सारे गाने तुम्हें गाने हैं। ठीक है, तो उसमें से ये नज्म है। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, लेकिन चलिए आप कहते हैं। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगे। तलत साहब, कुछ और आपके अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। तलत भैया, बहुत खुशी हुई कि मुझे मौका मिला आपके बारे में पब्लिकली कुछ कहने का। मेरा कोई और भाई नहीं है, तो मैंने 20-22 साल पहले जब आपसे मुलाकात हुई मेरी पहली बार, तब से आपने मुझे अपना छोटे भाई का दर्जा दे के जो इज़्ज़त दी थी उसको कायम रखा है। अच्छे गज़ल सिंगर हैं, और जो गज़ल को उन्होंने पोर्ट्रे करा है हिंदुस्तान में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेहंदी हसन साहब गाया करते थे, और शायद ही कोई और है जो क्लासिकल वे में और कोई गज़ल हिंदुस्तान में आज की डेट में गा रहा है। आप और तरक्की करें और बड़े बने, और आप जितना बड़ा बनेंगे हमारे को उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि हम किसी न किसी तरीके से आपसे एसोसिएटेड रहते हैं। 25 साल पहले जब मैं उनकी एक बाकी लोगों की तरह एक फ़ैन थी, और रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, ये उस ज़माने की जो गज़ल्स थी उसकी ज़बरदस्त फ़ैन, और कॉलेज में एक शो करना चाहते थे। द ओनली रीज़न टू हैव दिस शो वाज दैट वी वांटेड टू मीट तलत। 25 साल से मैं उनको राखी बांध रही हूँ। ऐसा नहीं लगता कि 2 डिफरेंट परिवार से हम लोग आए थे। लाइफ के इतने अप्स एंड डाउन्स हुए, तलत भाई हैज़ बीन देयर फॉर एवर, एंड ही इज़ गोना बी देयर फॉर एवर फॉर मी। सो व्हाट अ नाइस वे टू से आई लव यू भैया, एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय ब्रदर। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, बस शुक्रिया। बस इन्होंने जो भी कहा सर आंखों पर। आपने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जुगलबंदियां भी की, वो एक जो कहते हैं वो कितना बड़ा एक हर आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है जब उसके साथ उसी की टक्कर का एक आर्टिस्ट बैठा होता है स्टेज पर। नहीं, मजा आता है। देखिए, जुगलबंदी एक लफ्ज़ है, जुगलबंदी का लोग अक्सर ये मतलब लेते हैं कि कंपटीशन नहीं है। हर इंसान, हर फनकार की अपनी एक अलहदा पर्सनैलिटी होती है गायकी में। जैसा कि मैंने राशिद खान साहब के साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट किए जिसमें मैं गज़ल गा रहा हूँ और वो क्लासिकल बंदिश गा रहे हैं उसी राग में, और ये नहीं कि वो मेरे उसमें, हम लोग जुड़ जाते थे एक दूसरे को, एक मोहब्बत की बात होती है। गुलाम अली साहब के साथ भी हमने पूरा एक टूर किया था अमेरिका का 2005 में, 24 कॉन्सर्ट किए। गुलाम अली भाई को भी मैं 77 में लंदन में मिला था। वो मेहदी हसन साहब से मिलकर फिर मैं लंदन पहुंचा, और वहाँ गुलाम अली भाई से मुलाकात हुई, सलामत अली खान साहब से मुलाकात हुई, और जब से हमारी
दोस्ती से नहीं कहूँ, मेरे बड़े भाई हैं, प्यार करते हैं बहुत, प्यार से कहते हैं मेरा छोटा प्रा, तो मैं कहता हूँ ये तो मेरे बड़े भाई हैं। और आखिर में हम आपके हमसफर के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। वो खुद फनकार हैं, पेंटर हैं बीना, मेरी वाइफ जो हैं, काफ़ी अरसा हो गया। अब तो ऐसा वक्त है कि वो वो पेंटिंग में लगी रहती है और मैं अपने, और लेकिन एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। हर मैरिज में होता है कि नोक झोंक भी होती है, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन वो एक जो एक गहराई है रिश्ते की वो है। और वो सबसे अच्छी क्रिटिक है मेरी। जब मैं कुछ भी कंपोज करता हूँ वो कहती है हाँ ये ठीक है लेकिन कुछ और करो ना, डू समथिंग एल्स। और जब वो पेंटिंग करती है, और शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, तो सबसे पहले मेरी राय और मेरे बेटों की राय लेती। चलते चलते तलत साहब, आप ही की पसंद का कोई एक फिल्मी गीत जरूर हम लोगों को सुना दीजिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए। शुक्रिया नवाजिश, आपने बुलाया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और चमकते सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।